आज की कहानी दोस्तों अन्याय। सुबह का वक्त जहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, रोज की तरह ममता अपने हाथ फुर्ती से चला रही थी। एक तरफ चाय तो दूसरी गैस पर सब्जी बन रही थी। वहीं जल्दी जल्दी परात में आटा लगाकर ढककर रखा ही था कि सासू माँ चिल्लाई, बहू चाय ले आओ, दोपहर होने आई, मगर तुम्हारा तो काम ही नहीं निपटा, और मांगू नहीं तो तुम हमें भूखा ही मार दो। जी माँ बोल चाय हाथ में पकड़ाकर तुरंत अपने बेटे मोनू के कमरे की तरफ भागी। बेटा जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, कपड़े निकाल दिए हैं, नहाकर जल्दी तैयार होकर आओ, तब तक मैं चॉकलेट मिल्क शेक बना रही हूँ। भुनभुनाते हुए मोनू उठकर बाथरूम में चला गया। तभी उसकी नज़र अपने मोबाइल फ़ोन पर पड़ी जो कि साइलेंट पड़ा था। अचानक लाइट चमकती देख उठाया ही था कि पतिदेव सिद्धार्थ की आवाज़ आई। अरे मैडम फ़ोन छोड़ो, एक कप कॉफ़ी बना दो, बहुत सर दुख रहा है, रात में 2 बजे तक काम किया है, तुम्हारी तरह खर्राटे नहीं मारे हैं। पति की बात सुनकर फ़ोन छोड़ तुरंत रसोई की तरफ भागी और काफ़ी तैयार कर हाथ में पकड़ाई ही थी। मोनू बोला, मम्मा बैग नहीं जमा है, आप मदद कर दो, टाई बेल्ट भी नहीं मिल रही है। हाँ बेटा आई। दौड़कर मोनू के पास पहुंची, सामान निकाला, वापस रसोई में टिफिन लगाने गई। थोड़ा सा समय मिलते ही उसने सोचा फ़ोन लगा लेती हूँ। इतनी सुबह सुबह आखिर क्या परेशानी आई होगी माँ को। ममता के हाथ में फ़ोन देखकर सास बबीता जी बोली, तुमने भोग का प्रसाद तो बनाया नहीं, बच्चा स्कूल गया नहीं, पति के ऑफिस की तैयारी की नहीं, सारी रसोई फैली पड़ी है, और तुम्हें सुबह सुबह गप्पे मारने का शौक चढ़ा है। रखो इस टुनटुने को साइड में और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। चाहती थी कि एक बार माँ को फ़ोन कर पूछ लूँ कि सुबह से 10 मिस कॉल क्यों हैं, मगर इतनी मजबूर कि चुपचाप फ़ोन रखकर काम में जुट गई। बेटे मोनू को तैयार कर बस स्टॉप तक छोड़ने गई। बस आने में थोड़ी देर थी, सोचा फ़ोन करूं, इतने में बस आ गई। उसने मोनू की शर्ट का कॉलर ठीक किया, बाय बोल घर पहुंची तो देखा सिद्धार्थ गुस्से से बोले, रुमाल कहाँ है मेरा, एटीएम कार्ड भी नहीं मिल रहा। तुम्हें पता है मुझे सुबह कितनी जल्दी होती है, फिर भी तुम कोई चीज़ ठीक से नहीं रखती, पता नहीं कहाँ ध्यान लगा के रखती हो। यह लीजिए, सामने टेबल पर सब रख दिया था। ठीक है, कोई एहसान नहीं कर दिया था। अच्छा सुनो, आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, नाश्ता नहीं करूँगा, टिफ़िन दे दो। जी अभी तैयार करके देती हूँ बोल के पलटी ही थी। तैयार करके देती हूँ मतलब अभी तक तैयार नहीं किया। टिफ़िन देने का मतलब होता है जब बोला जाए हाथ में थमा देना चाहिए। और कितने बरस लगेंगे तुम्हें यह समझने में। हद करती हूँ ममता। पैर पटकते हुए बिना टिफ़िन लिए ही चला गया। ये तो महीने में 10 बार हो ही जाता है। जब सिद्धार्थ गुस्से में टिफ़िन लेकर नहीं जाता, ममता चुपचाप रसोई समेटने लगी। एक कप चाय लेकर बालकनी में बैठ गई। सोचा काम वाली आने तक थोड़ी फुर्सत है, माँ को फ़ोन करके पूछ लूँ क्या बोल रही थी। अपनी बहू के हाथ में फ़ोन देखकर बबीता जी ने उसके हाथ से फ़ोन छुड़ा लिया। सुबह से देख रही हूँ फ़ोन का पीछा नहीं छोड़ रही हो तुम। सुनो, बड़ी बुआ जी खाना खाने आ रही हैं। खाने में मलाई कोफ्ता, बिरयानी, दही बड़ा और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत पसंद है, ज़रूर बनाना मीठे में। पर माँ जी आज तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है, फिर बुआ जी अचानक क्यों आ रही हैं। अच्छा, अब घर में बहन बेटियों को आने के लिए तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी। कान खोलकर सुनो, ये मेरा घर है, यहाँ कोई भी कभी भी आ जा सकता है। तुम चुपचाप जितना कहा जाए वह करो, कहते हुए अपने कमरे में चली गई। जबकि उन्होंने जानबूझकर सल्ला बुआ को घर पर निमंत्रण किया था ताकि बहू घर से बाहर ना जा सके। चाय पीकर घर की साफ सफाई कर रसोई में जुड़ गई। खाना बनाते बनाते समय का पता ही नहीं चला। बुआ जी भी आ गईं। सब लोग खाना खाने के बाद आराम करने अपने कमरे में चले गए। शाम को चाय बनाते समय ममता को याद आया, सुबह माँ का फ़ोन क्यों आया था, ज़रा लगा कर पूछूं तो। फ़ोन की घंटी बजाते ही उधर से माँ के रोने की आवाज़ आई। अरे क्या हुआ, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। तेरे पापा को रात में घबराहट बेचैनी हो रही थी, डॉक्टर ने कहा उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आया है।
उनकी हालत गंभीर बता रहे हैं। मैंने रात को तेरी सास से बात की थी कि तुझे जल्दी भेज दें और सुबह दामाद जी को भी बोला था। बेटा तू अभी तक आई क्यों नहीं? मैं अकेली हूँ, बहुत परेशान हो रही हूँ। वर्षा भी कल तक आ पाएगी। अपनी माँ की बात सुनते ममता के तोते उड़ गए। वो तो माँ इसलिए सुबह से फ़ोन लगा रही थी। अच्छा माँ तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देर में पहुँचती हूँ। ये क्या हो रहा है माँ जी? और सिद्धार्थ को सब पता था, फिर भी उन्होंने मुझे बताना ठीक नहीं समझा। अब समझी, सुबह से फ़ोन बज रहा था, वह मुझे उठाने क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था अगर मुझे पता चल जाता तो मैं तुरंत अपनी माँ के पास चली जाती। सुबोध जी की दो बेटियां वर्षा और ममता। वर्षा की शादी दूसरे शहर में हुई थी, मगर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि बेटी उनसे कितना दूर हो गई, इसलिए उन्होंने ममता की शादी अपने शहर में ही कुछ किलोमीटर दूर कर दी। यही सोचकर कि बेटी आती जाती रहेगी तो घर आंगन खिला खिला रहेगा और सुबोध आभाजी का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। शुरू शुरू में सब ठीक चल रहा था। सास बबीता जी को कुछ समय बाद ममता का यूं बार बार अपने मायके जाना अखरने लगा। कुछ विवाद उत्पन्न होने पर भी सुबोध ने कह दिया, बेटा हम आराम से हैं, तू तेरा घर संभाल। नए परिवेश में ढलने से थोड़ा समय लगता है। अपने माता पिता की बात सुन ममता भी चुप हो गई और जैसा बबीता जी और सिद्धार्थ जी कहते रहे वह करती रही। इस तरह उनका आना जाना साल में 2 बार ही बड़ा मुश्किल से हो पाता। फिर बेटे मोनू के होने के बाद तो ना के बराबर ही जा पाती, क्योंकि बबीता जी का अपने पोते के बिना मन नहीं लगता और बहू के बिना उनके घर में कोई काम नहीं हो सकता था। एक दिन अचानक उसके पापा की तबीयत खराब हो गई। शुगर, हाई बीपी तो उन्हें पहले से ही पता था। पता चला उन्हें हार्ट अटैक आया था। उनकी सेवा के लिए ममता ने काफ़ी भाग दौड़ भी की थी। पापा के ठीक होते वापस ससुराल में आ गई। अब हर कभी पापा के हालचाल जानने के लिए उसका मायके जाना फिर बबीता जी को गुस्सा दिलाने लगा। असल में वो नहीं चाहती थी ममता उन्हें छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करती रहे, क्योंकि उनके हिसाब से बहू का फर्ज ससुराल वालों की सेवा करना है। हद होती है किसी बात की। अब इन्हें जो ठीक लगा था इन लोगों ने किया, अब मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगी, कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ भागी। तैयार होकर पर्स घर से बाहर निकल रही थी कि वो महारानी अचानक घर द्वार छोड़कर कहाँ चली। पीछे से सासू माँ ने तरकस में रखकर तेज चलाया, माँ जी मैं अस्पताल जा रही हूँ, मेरे पापा भर्ती हैं। अरे दिल के हैं, छोटा मोटा लगा रहता है, क्यों परेशान होती हो? कल तक ठीक होकर घर आ जाएंगे, क्यों बार बार जाने की ज़रूरत नहीं, जाओ जाकर चाय बनाओ। माँ जी मेरे पापा की तबीयत को आप इतना हल्के में लेंगे? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? वह सब छोड़िए, आप पहले यह बताइए आपको यह बात रात से ही मालूम थी, फिर आपने मुझे बताई क्यों नहीं? और इसलिए आप मुझे फ़ोन पर बात नहीं करने दे रही थी? अरे अब बुढ़ापा है, याद नहीं रहता, कौन सी बड़ी बात हो गई? बबीता जी अभी मानने को तैयार नहीं थी कि उनसे कुछ गलती हुई है। इतने में सिद्धार्थ ऑफिस से लौट आया। सब सुन बोला, अरे क्या हुआ? मैंने फ़ोन करके पूछा है, सब ठीक है। अब तुम यूँ हंगामा न मचाओ, संडे को जाकर मिलेंगे। क्यों 5 दिन बाद क्यों जाएंगे? मैं अभी जा रही हूँ। मेरे पिताजी की हालत गंभीर और आपको भी सुबह से सब पता था, फिर भी आपने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? अरे गलती हो गई, अब क्या ऐसे ही चीखती चिल्लाती रहोगी? जाओ जाकर मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं और माँ वहाँ अकेली है। मेरी बहन भी कल पहुँचेगी, उन्हें मेरी ज़रूरत है। यहाँ चाय कॉफ़ी तो कोई और भी बना सकता है। सिद्धार्थ गुस्से से ममता पर हाथ उठाने ही वाला था कि कमरे से सब सुन सरला बुआ बाहर आई और बोली, सिद्धार्थ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बहू पर हाथ उठाते हो, वह भी क्या गलत बात के लिए? तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास है? उसके पिता हॉस्पिटल में भर्ती हैं और तुम उनकी बेटी को उनसे मिलने क्यों नहीं जाने दे रहे? अरे बुआ जी उन लोगों का तो रोज़ रोज़ का है, कभी यह हो रहा है, कभी वो हमें अपना घर देखना है, या उनके दामाद से उन्हें
सेवा कराना पाप कराने बराबर है। वाह बेटा, तुम और तुम्हारी माँ जो कर रही हैं वह पुण्य बराबर है। सच ही कहते हैं लोग, बहू कभी भी ससुराल को अपना नहीं समझ पाती, क्योंकि हर रोज ससुराल वाले नए नए हथकंडे अपनाते हैं और उन्हें परेशान करने के कभी दहेज मांगते हैं, कभी कामचोर कहते हैं, बेटा पैदा करने को बोलते हैं, मायके जाने नहीं देते हैं, जिस वजह से उसके पास सहने और घुटने के अलावा कुछ रह नहीं जाता। फिर भाभी ससुराल को अपना घर समझती ही नहीं है। बेटा तुम यह सब अपनी माँ के कहने पर कर रहे हो तो सुनो बेटा, कल को ये तो चली जाएंगी लेकिन तुम्हारे रिश्ते ज़रूर बिगड़ जाएंगे। तुम अपनी पत्नी की नज़रों में कभी उठ नहीं पाओगे और ये बात बबीता भाभी से बेहतर कोई नहीं जानता। पूछो इनसे, मेरी माँ ने भी इनके साथ ऐसा ही किया। माँ पिताजी का स्वर्गवास हो गया, फिर भी मेरी माँ ने इन्हें जाने नहीं दिया था। शायद उसी बात का बदला अब ले रही हैं। कुल मिलाकर जो अन्याय इनके साथ हुआ वही बहू के साथ कर रही हैं। लेकिन भाभी तुम याद रखना, ऐसा करके तुम ममता के मन में अपने लिए नफरत पैदा कर लोगी और आगे उससे अपनी सेवा की उम्मीद छोड़ ही देना। सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ममता से कहा, चलो अभी मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। अपने पिता को आईसीयू में देखकर उससे रहा नहीं गया। आज कई वर्षों बाद वो अपनी माँ के सामने बिलख पड़ी और बोली, सच में बेटियों की माँ बड़ी असहाय होती हैं। बहू बनकर थक गई हूँ अन्याय सहते सहते। काश तुम्हारा बेटा होती तो आज तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा होती। जैसे कि मेरे पति हमेशा सही हो या गलत अपनी माँ के साथ खड़े रहते हैं। सरला जी को ऐसा बोलते हुए वो रो पड़ी। हर बार की तरह उनकी बेटी को आने से रोका गया है। आज उसके सब्र का बांध भी टूट गया और वो बोली, बहू है आपके घर की बेथुआ मजदूर नहीं जिससे हर समय गुलामी करवाते रहें। आखिर उसकी भी जिंदगी है, उसके फैसले हैं। अपने स्वार्थ के लिए इतना फसला है, अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर गए कि सामने वाले की इच्छाओं भावनाओं का भी सम्मान नहीं कर पाए। शर्म आती है मुझे आपको दामाद कहते हुए। और बबीता जी, आप तो विदाई के समय कहकर ले गई थी, मेरी बच्ची को बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी। कथनी और करनी में यही फ़र्क होता है। काश आपने सिर्फ बहू बनाकर रखा होता। मैंने सदा मेरी बच्ची को बड़ों का आदर करना सिखाया है, इसीलिए उसने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। मेरे संस्कारों का ये सिला दिया आपने। एक बच्ची को उसके पिता से मिलने तक नहीं दिया। शर्म आती है, छी, कहने को कुछ शेष न था। सिद्धार्थ और बबीता जी अपनी आंखों में शर्म से झुकाए खड़े थे। गलती तो बहुत बड़ी की थी जिसके लिए सबकी नाराज़गी जायज़ थी। दोस्तों, हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।